नमस्कार, ग्लोबल टीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद हैं आपके सामने और कुछ ऐसे सवाल जो सत्ता परिवर्तन के साथ में उठ रहे हैं लोगों के मन में, उन पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ख़ास बात है कि हम आज इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री के भविष्य के बारे में और कुछ ऐसी चीज़ें जो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं या बाधा बन रही हैं, नई सरकार का इस मामले में क्या मत होना चाहिए, क्या एक्शन होना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ में आज बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री आलोक दवे जी। नमस्कार सर। नमस्कार। और आलोक दवे जो एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री एमपी है उसके प्रेसिडेंट हैं और सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। उनके साथ ही राहुल जैन साहब हमारे बीच में हैं। नमस्कार सर। राहुल जी अगर कहें तो एमपी में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पितामह माने जाते हैं और एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। और हमारे साथ में एक युवा जो उद्यमी हैं जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ में बहुत कम समय में एक बड़ा मकाम हासिल किया इंडस्ट्री में, श्री दीपक दजानी जी। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर हम सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं और एक सवाल सत्ता परिवर्तन के साथ में जो इंडस्ट्रियलिस्ट के मन में आता है कि अब कैसा माहौल होगा उद्योग को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि कैसा माहौल होगा उद्योग को लेकर के? सर प्रथम तो आपको धन्यवाद दूंगा। पहली बात यह है कि सत्ता में जो परिवर्तन हुआ है यह मध्य प्रदेश के लिए एक सौभाग्य की बात भी हो सकती है कि एक उद्योगपति और एक बहुत वरिष्ठ सांसद एवं केंद्रीय मंत्री श्री कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के बागडोर जो है उनके हाथों में आई है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में चूँकि वो एक उद्योगपति हैं, उद्योगों की समस्याओं को वो वाकिफ़ काफ़ी पहले से हैं, तो प्रदेश में उद्योगों के लिए एक अच्छा सुअवसर आने की संभावना है जी। पर इसी के साथ मेरी एक और जी जो है प्रश्न यह भी है कि यह सरकार पूर्ववर्ती सरकारों के अच्छे निर्णयों को सिर्फ इसलिए न बदल देवे कि वह एक राजनीतिक परिवर्तन की है आवश्यकता है, इसलिए उसे न परिवर्तन करे, इसे एक अच्छे तरीके से एक स्पोर्ट स्पिरिट से देख करके उनके अच्छे निर्णयों को क्रियान्वित करे, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति और निरंतर आगे बढ़ेगी। जी। सर इसी के साथ राहुल सर मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या लगता है कि आज जो वर्तमान में इंडस्ट्री का जो माहौल है पिछली सरकार तक और जो परिवर्तन अब हुआ है, तो इसमें कौन सी समस्याएं रहेंगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट की रहेंगी, जो सरकार से लेकर रहेंगी, और उनमें क्या परिवर्तन एक एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप चाहेंगे कि ये होना चाहिए? मेरा सोचना ये है कि जो मूलभूत निर्णय कैबिनेट स्तर पर लिए जाते हैं उनका जो क्रियान्वयन है वहाँ बहुत सारी कमियाँ रह जाती हैं और उन कमियों के रहने से उद्यमिता कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, वो सफोकेट होती है। इस गवर्नमेंट के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक गति कैसे बढ़ाई जाए। हम कृषि में आगे हैं, हम अन्य क्षेत्रों में आगे हैं और उद्यम में हम कहीं पिछड़ रहे हैं बाकी राज्यों से। सब कुछ हमारे पास में सारे संसाधन होने के बाद अगर ये हो रहा है तो इसके कारणों को खोजा जाना और उनके ऊपर सही निर्णय लिए जाना, सही एक्शन लिए जाना, ये सरकार से अपेक्षा रहेगी। दीपक जी एक चीज़ इसी से रिलेटेड है कि एक उद्यमी, आप युवा व्यवसायी हैं, उद्यमी हैं और आपने चूँकि बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को बहुत जल्दी मतलब इस माहौल में देखा है 10-20 साल में, तो कौन सी वो परेशानी आपको लगती है कि जहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो सकती है, एक आदमी एक उद्योगपति बन सकता है, उद्योग में आ सकता है, तो वो कौन सी चीज़ें आती हैं जो उसके सामने चैलेंज हुआ करते हैं? सबसे पहले मेरा मानना ये है कि आदमी जब उद्योग लगाता है तो सबसे पहले स्किल वेजेस की जो प्रॉब्लम, जो स्किल होना चाहिए आदमी को, स्किल जो एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं। दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात आप करते हैं तो इतने सारे चैलेंजेस हैं। एक इंडस्ट्रीज़ अगर फूड की आपको लगानी है तो आपको 22 तरह के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। 22 तरह के लाइसेंस में ए से लेके जो 22 तक के लाइसेंस हैं उनके अलग अलग विंडोज़ हैं, उनके अलग अलग क्लॉज हैं, अलग अलग नॉर्म्स हैं। तो उसके लाइजनिंग के पार्ट को कंप्लीट करने में उसको एमपी के अंदर 1 साल चाहिए, अगर ढंग से वो भी अच्छा लाइजनर है तो।
तो अगर इस पे सुधार हो और जो लाइसेंसिंग एक एंकल विंडो बन जाए जिस पे एक उद्योगपति अपने विचार रखे और उसको तुरंत सारे लाइसेंस मिल जाए, तो उससे जो एक साल भर का टाइम लाइसेंसिंग में खराब होना है तो वो टाइम बचेगा और उससे उद्यम जल्दी चालू होगा और रोजगार के अवसर ज़्यादा बेहतर होगा। अरब सर, इसी से जो दीपक जी ने अभी बात रखी है कि एक सिंगल विंडो हो जहाँ पे वो हर तरीके की जो लाइसेंस है या जो भी लाइसेंसिंग है उसकी प्रॉपर वे में हो जाए। अभी तक के प्रयास का क्या रहे हैं आपके हिसाब से? और सर, मैं सरकारी घोषणाएं ज़रूर होती हैं कि सिंगल विंडो होती हैं, पर व्यावहारिकता में आदमी को बहुत परेशानियां होती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सरकार जो पॉलिसीज़ बनाती हैं जी, वहाँ पर बैठ करके उच्च अधिकारी IAS अधिकारी बैठ करके बनते हैं, जिसमें कि ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले एसोसिएशंस जो होते हैं उनका कोई किसी भी तरीके का रिप्रेजेंटेशन सरकार नहीं नॉमिनेट करती है। जी जी। कारण ये है कि अगर यदि आप उन्हें व्यावहारिक तरीके से उन्हें नॉमिनेट करते हैं, उनको अपने पार्ट बनाते हैं, तो निश्चित तौर पे जो एक व्यवसाय आरंभ करने के लिए, जैसे दीपक जी ने अपनी समस्याओं को बताया, तो हम लोग चूँकि ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, हमारी एसोसिएशन के 3800 सदस्य हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश की एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री सबसे बड़ी एक संस्था है, औद्योगिक संस्था है। और इस संस्था के अगर हम कई बार तो ये लगता है कि हम व्यावहारिक चीज़ों को हम बताना चाहते हैं, परंतु ऊपर बैठे हुए अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं होते, और उनको लगता है कि शायद उनकी नाक नीची हो जाएगी हमारी बात को मान लेने तो सुनने को तैयार नहीं होते। तो उसमें कुटता या पीसता जो है हमारा प्रदेश का एक नया एंटरप्रेन्योर पीसता है, उसको जब तक आप दूर नहीं करोगे। और जिस तरीके से आपने दरियानी जी ने बताया, मध्य प्रदेश में मैं कहता हूँ आपको कि फूड इंडस्ट्रीज की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। जी जी। माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरीके से अभी रेडीमेड गारमेंट की घोषणाएं करी हैं, मैं यह आपसे कहना चाहता, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में अगर यदि घोषणा करते हैं, तो इंदौर के आसपास बड़वानी, खरगोन, यह चूंकि एक गार्लिक का अपने मिर्च का बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र है, इसी तरीके से गार्लिक आपका मंदसौर जिले में बहुत अच्छा उगता है, टमाटर हमारे यहाँ के बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज को हम डेवलप करें, और इसको डेवलप करने पे आपको दो फायदे होंगे, क्योंकि ग्रामीणों का आप जो है एक रोजगार देंगे, वहां पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे आप, तो हमारे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यह एक सबसे जरूरी आवश्यकता है। जी सर, आपने एक चीज़ बोली जैसे कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात, पिछली सरकारों में भी, जैसे मुझे जहाँ तक याद है आसपास की बात करूँ तो गुना में, अशोकनगर में, जहाँ बहुत ज़्यादा वो होता है, उत्पादन है अनाज का है, दूसरी चीज़ों का है, राजगढ़ में भी अभी मेरे ख्याल से 4-5 यूनिट जो मेरी नॉलेज में है, हाँ, जो लगातार बोला गया है। सर, मैं आपसे ये बात पूछ रहा था इसी बात को लेकर के कि आपको नहीं लगता है कि अगर शक्कर का स्वाद लेना है तो जो नमक की डिगली है उससे पहले थूकना पड़ेगा? तो सरकार जिस तरह से, आपको क्या लगता है कि जो ये चेंज हुआ है वो स्वाद भी वैसा इंडस्ट्री को भी आए और बल्कि पूरे प्रदेश को उसके रस मिले इंडस्ट्री विकास के रूप में? तो क्या कदम होंगे जो अभी गवर्नमेंट, जो जैसा सर ने बोला, नहीं कर पा रही है, और क्या करने चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आलोक जी ने बहुत अच्छे से इस बात को सामने रखा है। शायद मैं उनके जैसे शब्दों का चयन नहीं कर पाऊँ, पर मूल बात यह है कि इस गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पिछली सरकार के 15 साल के लंबे अंतराल में कहीं ना कहीं ठहराव आए होंगे, कहीं ना कहीं आत्मसंतुष्टि का, आत्ममुग्ध होने का भाव आया होगा, तो वो उससे बाहर निकल कर चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखकर और एक नया काम करने की परिपाटी शुरू की जा सकती है, और इसकी इस प्रदेश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्किल को मैच करना है इंडस्ट्री की नीड से। इंडस्ट्रीज़ वो क्रिएट होनी है जो हमारे पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर इनको मैच करते जाएंगे तो आलोक जी की बात सही है कि गुजरात से हम कम्पीट कर पाएंगे। अभी हम बहुत पिछड़े हुए हैं, और ये एक पूरी अपॉर्चुनिटी इस सरकार के सामने एक नया कैनवास है, खाली कैनवास है, जिस पर एक नई तस्वीर उभर सकती है। जैसा कि राहुल सर ने बोला, मैं दीपक जी आपसे यही बात पूछना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जैसा अभी घोषणा की कि हम 70% अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे यहाँ हमारे लोगों को रोज़गार देता है तो हम उसे सारी सुविधाएं देंगे, तो ये पॉजिटिव है कि इसके भी कोई ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार ग्लोबल मीट्स करती है,
ग्लोबल लेवल पे, और फिर इसी तरह की चीज़ें हमारे प्रदेश स्तर पे आती हैं कि हम उनको फॉलो करें कि इंडस्ट्रीज़, हमारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सभी जगह से वो आएँ। तो ये माहौल अगर करेंगे तो इससे कुछ पॉजिटिविटी आएगी कि कुछ और गड़बड़ हो सकती है? सर ये हो सकता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन हो, ये भारत एक देश है, अलग अलग ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं, तो मेरा ये पर्सनल मत है कि इस चीज़ को डिवाइड नहीं करना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, बल्कि इस जगहों पे ये होना चाहिए कि सरकार उद्योगपतियों को एज ए एम्प्लॉयर देखे, एज ए जो गवर्नमेंट आज रोज़गार नहीं दे पा रही है लोगों को, इस तरीके से व्यापारियों को और उद्योगपतियों को अपने फेवर में लेके उनके साथ मिलके पॉलिसीज़ ड्रॉ करें। जैसा दवे जी ने कहा कि ग्राउंड लेवल पे पॉलिसीज़ बनाने वाले कोई नहीं होते, अधिकारी वर्ग पॉलिसी बना देते हैं और वो पॉलिसी सिर्फ कागजों पे बनती है और अमल नहीं हो पाती, बिकॉज वो किसी ग्राउंड लेवल के लोगों ने मिलके नहीं बनाई है। अगर जिस तरह के एसोसिएशंस हैं एमपी के अंदर, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनको पॉलिसीज़ के लिए बुलाया जाए, उनका मंथन किया जाए और पॉलिसी बना के उनके माध्यम से पॉलिसी बने और उसके बाद उसमें अमिटमेंट होगा तो प्रदेश बराबर तरक्की करेगा। और दूसरा, जो व्यापारियों और उद्योगपति की मैंने बात कही, आज एक बंदा जो भी एक छोटा सेल्समैन है वो 100 लोगों से रोज़ बात करता है, तो उसमें एक अच्छा टैलेंट है, एक अपने आप का टैलेंट है। अगर एक व्यापारी जो दिन भर में 10 लोगों से मिलता है, उसमें एक अपना टैलेंट है। अगर सरकारें व्यापारियों और उद्योगपतियों को साथ में रख के काम करें, उनका ओपिनियन रख के काम करें, तो मैं नहीं समझता किसी प्रकार का कोई गतिरोध कभी भी भविष्य में देखने को मिले। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विकास की बात क्या है कि विकास एक पौधे की तरह, आज आप बीज डालोगे फिर खाद डालोगे, तो बीज खाद सरकार बेसिकली वो पौधा है और बीज खाद हम व्यापारी, उद्योगपति और एसोसिएशन हैं जो इसको सींचेंगे। एक अच्छी बात है सर, यही ओपिनियन सर, जैसा कि दीपक जी ने बताया कि ऐसा बाउंडेशन कुछ नहीं होनी चाहिए, 70% हमारे यहाँ के लोग। आप क्या मानते हैं, क्या ये जो सरकार का एक दूसरा लक्ष्य भी है कि लोक कल्याण और साथ में अपने लोगों को रोजगार से जोड़ना, ये बड़ा चैलेंज है मतलब एमपी गवर्नमेंट के सामने भी फिलहाल? मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ जी, क्योंकि ये कि जो स्टेटमेंट दिया गया है कि 70% लिया जाए, दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। हमें हमारे घर को पहले मजबूत करना है। जी, मेरे बात पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमको कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स गांव-गांव में आयोजित करना चाहिए। जी, जी। कुटीर उद्योग की इतनी संभावनाएं प्रदेश में है, ये आप सोच भी नहीं सकते। किसी ज़माने में इंदौर में लेदर एक्सपोर्ट्स जो है, गुड्स जो है एक्सपोर्ट्स हुआ करते थे। किसी ज़माने में बुटीक का काम मध्य प्रदेश में उज्जैन बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। आज हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते हैं कि यह क्षेत्र क्यों पिछड़ रहे हैं? हमने उस कला को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है कि हाँ हम इसको बढ़ावा देंगे, परंतु आप व्यक्तिगत जमीन स्तर पर उसको जब तक नहीं उतारेंगे तो यह जितनी भी आप घोषणाएं करते जाएंगे, उन घोषणाओं का कोई जो है जमीनी इम्पैक्ट नहीं आपको दिखने वाला है। जी। तो उसकी सख्त आवश्यकता है। और हम तो ये कहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ का, मैं इंदौर की बात करता हूँ, इंदौर से 200 किलोमीटर की पैराफेरी में सारे बच्चे आते हैं और मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर है। जी बिल्कुल। पर बड़ा दुर्भाग्य होता है कि जब बच्चा किसी जो है सरकार की योजनाओं को लेकर के, जब आप कहते हैं कि स्टैंड अप बना रहे हैं, जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चा जब उद्योग लगाने के लिए चक्कर काटता है तो उसकी चप्पलें घिस जाती हैं, परंतु उसको बैंक वाले और जो है सरकारी एजेंसी से इतनी घुमाती हैं कि उसको रोजगार नहीं मिलता। और वो बेचारा बच्चा जिसने एमफॉर्म किया हुआ है, जो है, और उसके बाद में एमबीए किया हुआ है, वो बच्चा 10 से 15 हज़ार रुपये मासिक वेतन की नौकरी के लिए दर भटकता है। ये एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर आप जब तक बनाएंगे, अभी हमने पिछली सरकार में माननीय जब दीपक जी जोशी थे, तब हमने जो भोपाल में एक ग्लोबल जो है ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला था, हमने उसकी डिमांड की थी, जो इंदौर में हमने मांग करी, क्योंकि इंदौर में वैष्णव कॉलेज के पास में ऑलरेडी रिसोर्स जगह है। हमने उनसे मांग की थी कि आप हमें दीजिए। उन्होंने हमें घोषणा करके भी बताया था कि वो हम इंदौर में उसकी कुछ ब्रांचेस हम इंदौर को देंगे। मेरा माननीय नए मुख्यमंत्री साहब से निवेदन है कि जो वो घोषणाएं माननीय दीपक जोशी जी ने करी थी, उसे आप राजनीतिक आईने से न देखते हुए इंदौर में इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो हम इंदौर के औद्योगिक जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन राहुल सर आपसे मैं पूछ रहा था कि आप एक लंबे समय से इस इंडस्ट्री में हैं, आप एडवर्टाइजिंग को लेकर के एक नया आपने प्रतिमान गढ़े हैं, और आप चूँकि आपने भी शुरुआत इसी तरीके से की होगी जब आप इनिशियल स्टेज में जब आप रहे होंगे, तो ये जो चीज़ जैसा कि अब डिस्कस में सामने निकल के आई कि एक्चुअल में योजनाएं हैं, इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, या कहीं व्यवहारिक तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको नहीं समझ पाती या समझने नहीं दिया जाता जैसे भी, तो क्या पहला स्टेप होना चाहिए कमलनाथ सरकार का कि वो चीज़ें जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं वो बेहतर हो जाएं? तो क्या चीज़ व्यवहारिक सुधार की कहाँ गुंजाइश लगे? जो आप कह इस बात से कहीं भी डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता कि एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, मध्य प्रदेश तैयार है अगली लीप लेने के लिए। इस लीप को लेने के लिए जो पिछली गलतियां हैं उनको ठीक करना है, और जो आने वाले समय में परिवर्तन आ चुका है, इस दुनिया के अंदर एक वैश्विक बाजार बन चुका है, उसके लिए हमारी जो जो सीखें बाहर से मिल रही हैं उनको आत्मसात करके हम आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के लिए असीमित संभावनाएं हैं, और ये सरकार उसके अंदर एक बड़ा काम, एक बड़ा रोल निभा सकती है। जो आलोक जी ने कहा वो एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अभी ये शायद सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, ये पूरे भारत के लिए है कि जो स्किल्स अवेलेबल हैं और जो इंडस्ट्री की नीड्स हैं उन दोनों में बहुत बड़ी गैप है। इन दोनों को कैसे पूरा किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े तौर पर इसको हाथ में लिया, NSDC एक पूरा डिपार्टमेंट बना, अमिताभ कांत साहब जैसे लोगों ने उसको चलाया और आगे बढ़ाया। हम उसको निचले स्तर पर कैसे लेकर आएंगे कि अगर इंडस्ट्री यहाँ पर FIBC या वो प्लास्टिक के बैग्स बनाने वाली इंडस्ट्री है और उसकी नीड्स हैं, तो उनके लिए ट्रेंड लोग मिलना चाहिए। अगर ये पूरा हो जाए तो ये 70% और 30% वाला जो मुद्दा है वो बेमानी हो जाता है। लोकल टैलेंट अगर अवेलेबल है तो बाहर से कौन लाना चाहेगा, महंगी कीमत पे ही आएगा। लोकल आदमी अगर कोई माइग्रेट करेगा तो लोकल ही सस्ता मिलने वाला है। ये दीपक जी की भी नीड है, ये आलोक जी की भी नीड है, ये हम सब की नीड है, और इन सब की सपोर्टिंग इंडस्ट्री होने के नाते मेरी इंडस्ट्री की भी नीड है कि अगर ये सब प्रॉस्पर होंगे, ये आगे बढ़ेंगे तो हम सब के लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होने वाली हैं, और इन सब के लिए कमलनाथ जी की तरफ हम सब लोग आंखें लगाए बैठे। दीपक जी, एक क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे बताया कि जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पर उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो उसकी रनिंग की प्रॉब्लम है, मतलब जो उसके चलते समय में क्या किस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं या जो चीज़ें बदली जानी चाहिए। इसमें एक चीज़ जैसे कि आपने स्किल की बात करी थी, तो सरकार ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके प्रति गंभीर है, जैसे कि बताया कि सेंट्रल एक मिनिस्ट्री ही उन्होंने बना दी है, और उद्यमिता विकास के साथ साथ कौशल विकास को जोड़ करके वो ट्रेनिंग सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने बनाए हैं। तो क्या ये सफिशेंट नहीं है? अभी आपको नहीं लगता है कि सफिशेंट है इतना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? अगर नहीं सर, इसमें क्या है, जब तक एक सरकारी तरीके से काम हो और एक प्राइवेट सेक्टर में काम हो, मेरा ये मानना है कि इसको बहुत कम खर्चे में किया जा सकता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, कमलनाथ जी से मेरा निवेदन रहेगा यहाँ पे कि वो इस जगह पे भी इंडस्ट्रीज़ सेक्टर के लोगों को बुलाएं और ये बताएं कि आपके पास अगर ट्रेनिंग सेंटर बनाने की कोई गुंजाइश है तो वहाँ प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर बना दी जाए। इस एवज में उनको एक छोटी सी सब्सिडी पासन कर दी जाए, जिससे नया ट्रेनर जो ट्रेनिंग लेगा वो एज ए वर्कर भी काम कर लेगा उस इंडस्ट्रीज में, वहाँ से एक उसको सैलरी बेस भी मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान। और दूसरा, इससे गवर्नमेंट का एक हेडक जो सारी चीज़ों को बनाना, करना और उसको मॉनिटरिंग करना, एक्चुअल बनाना बहुत आसान है, उसकी मॉनिटरिंग गवर्नमेंट के बस में नहीं हो पाती क्योंकि उसमें अधिकारी वर्ग और फिर 1 से 2, 3, 4 और 10 लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उससे ज़्यादा बेहतर मेरा सुझाव है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योगपति, व्यापारी, उनको बुलाए और उनको इस काम की जिम्मेदारी दे दे। एवज में उनको कोई भी एक सब्सिडी उसके लिए कि इतने लोगों को आप ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट देते हो तो हम इतनी सब्सिडी आपको अवेल करेंगे। तो उससे जो मेंटेनेंस के खर्चे, और गवर्नमेंट कहीं भी लाइव प्रोडक्शन नहीं कर सकती। हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, और दूसरी कंट्रीज़ में जो है ये बिल्कुल लॉ है, जैसे आप जापान में देखेंगे तो एजुकेशन के अंदर बिल्कुल डाला हुआ है कि 3 महीने की ट्रेनिंग वो एक इंडस्ट्रीज़ में करेगा। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जैसे इलेक्ट्रिक की, फूड की, उनमें ट्रेनिंग करवाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो जिसमें बच्चों का रुझान ज़्यादा होता है उस जगहों पे फिर वो उस चीज़ को उठा लेता है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में मैंडेटरी होना चाहिए कि जो भी उद्योग MP में चलेंगे, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वहाँ छोटे स्तर का तो 2-5 ऐसे करके, तो जिससे रोजगार भी बढ़ जाएगा और ट्रेनिंग भी हो जाएगी। मतलब आपका कहना है एजुकेशन
के लेवल से ही ये चीज़ मतलब बिल्कुल हम लोग इसी में पीछे हैं। बेसिकली मैं जो शुरू से किताबों का ज्ञान देखता आ रहा हूँ और वो प्रैक्टिकली मुझे लगता नहीं कि कहीं वो मैच कर पाता है। आज चाइना में बचपन से स्क्रू ड्राइवर पेचकस दे दिया जाता है, आज वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर में कितना बड़ा काम है, बिकॉज स्कूल से ही वो एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन कर दिया गया है। अगर इस टाइप का कोई सिस्टम हमारी एजुकेशन में भी कमिटमेंट होता है तो वो फ्यूचर के लिए एक नई जनरेशन तैयार करेगा। मेरा सुझाव और निवेदन है कि अगर इस टाइप का एजुकेशन सिस्टम कोई ड्रॉ होता है तो उससे काफ़ी लोगों को आगे चल के जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। दीपक जी, जो दूसरे राज्य हैं उनकी अपेक्षा हमारे प्रदेश में उद्योगों की बहुत कमी है या उस तरह का माहौल नहीं है, आप क्या समझते हैं? सर मेरा ऐसा मानना है कि दूसरे राज्यों में जो इंडस्ट्रीज़ लगाने के सिस्टम और नियम है उसमें काफ़ी सरलता है जो एमपी में नहीं है। दूसरा जो चार्जेस को लेकर के आप बात करें तो इतने हैवी लाइसेंसिंग चार्जेस हैं जो कि एमपी में आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इवन नगर निगम सीमा में आने वाले उद्योग क्योंकि चार्जेस बताने में अपनी कहानी बता रहा हूँ, दूसरों की तो नहीं। मैंने एक नक्शा सैंक्शन करा, उसकी मैंने 41 लाख रुपए फीस जमा करे। क्या बात? यस। अब मैं उद्योग लगाने से पहले 41 लाख रुपए नगर निगम सीमा के अंदर फैक्ट्री लगाऊंगा और 41 लाख रुपए फीस भर रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने उद्योग को बढ़ाऊंगा? और पैसा मैंने मेरे घर में तो नहीं, मैंने बैंकों से लिया। वाकई पहली चीज। दूसरी चीज मेरा मानना है कि एमपी के अंदर आप बिजली और गैस को देखते हैं। अभी आप गैस की बात करें तो गेल कंपनी ने लाइनें डाली है पूरे एमपी के अंदर। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान चाहूँगा, अभी क्या हुआ, गेल कंपनी ने जो लाइनें डाली हैं वो देवास में गैस का रेट 29 रुपए के आसपास है और हमारे इंदौर में एमपी के अंदर अवंतिका नाम की एजेंसी है जो 41 रुपए के आसपास उस गैस को बेचती है। तो मैं कैसे कंपटीशन कर सकता हूँ एमपी में 11 रुपए, जब 11 रुपए 12 रुपए का चेंज वहीं पे है, फर्क कितना है? बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम व्यापार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते दूसरे राज्यों से। आज 22 रुपए किलो गैस है गुजरात में। बिल्कुल। गुजरात में गैस से रिलेटेड जब एनर्जी सोर्सेज आप चाहते हो पॉल्यूशन भी कम हो, गैस से पॉल्यूशन कम होता है, अब वो 22 रुपए किलो गैस से बॉयलर चलेगा और यहाँ 41 रुपए से हम कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? इसी तरीके से हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों पे नहीं खड़े हो पाते। अगर इस विषय पे, इस बिंदु पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि वहाँ के पहले जीएसटी से पहले ये प्रॉब्लम टैक्सेस को लेकर आती थी। अब आदरणीय कमलनाथ जी का इस जगह पे ध्यान जाना चाहिए, कौन सी चीजें वहाँ क्यों सस्ती और यहाँ क्यों महंगी। कंपैरेटिवली स्टडी हो, उसके बाद में एक विकास के लिए खाका तैयार होना चाहिए आपके होना चाहिए जी। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो बहुत बारीकी से कर सकते हैं जिससे प्रदेश आज इंदौर जैसे सफाई में नंबर 1 है तो प्रदेश उद्योग में, एक्सपोर्ट में और सब चीजों में नंबर 1 हो सकता है। सिर्फ एक आदमी, जैसे बोलते हैं राजा अगर ओके है तो पूरी टीम फिर पूरी ओके। तो हमारे को लगता है कि राजा परफेक्ट है एज अ बिजनेसमैन और उद्योग और उनके स्वर्ण दिन दिखते हैं अगर जो पॉलिसियां बनेगी और वो धरातल पे आती हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि उद्योग कोई भी पॉलिसी बनने से पहले अगर एसोसिएशन को ग्राउंड इन्वॉल्व किया जाए तो वो 100% बिना ब्रेकर के बनेगी और उसका लाभ हर किसी को मिलेगा। जी। माननीय दीपक जी का जो प्रश्न है उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ। एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने मध्य प्रदेश के आसपास के 5 राज्यों के में विभिन्न टैक्सेस जो लगते हैं उसका एक कंपैरेटिवली चार्ट हमने बनवाया है और आप माननीय मुख्यमंत्री जी को इस और गौर करने की आवश्यकता है कि हमारे टैक्सेस प्रदेश के जो हम लेते हैं, चाहे जो है फैक्ट्री लाइसेंस हो या पोल्यूशन का हो या डबल टैक्सेशन, हम अब सबसे बड़ा एक आश्चर्य मध्य प्रदेश में हम लोग जो प्रॉपर्टी जो है देते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की हमने जगह लेके रखी है, लीज रेंट हम देते हैं, डेवलपमेंट चार्ज देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। तो एक उद्योगपति कितने तरह के टैक्सेस के लिए देता रहेगा? और अगर यदि वो टैक्सेस ही देता रहेगा तो माननीय मुख्यमंत्री साहब तो अपना उद्योग कैसे चलाएगा जी। उस और मैंने हमने इसके लिए काफी पहले से 1 साल से हमने डबल टैक्सेशन के लिए जो है बात करी थी कि इसको आप खत्म करिए। हम उद्योगपतियों से आप चाहे लीज पे लिया तो प्रॉपर्टी टैक्स ले लीजिए, परंतु फिर सिंगल टैक्स हो। हाँ, सिंगल टैक्स होना चाहिए। जब आप जीएसटी सिंगल टैक्स लग रही है, यहाँ पर 3 तरह के टैक्स दिए जा रहे हैं। उसी तरह से जो दूसरे राज्यों में टैक्सेस है, जैसे लाइसेंस का, हम तो फैक्ट्री लाइसेंस की भी बात करते हैं, आप 1 टाइम लीजिए ना। अगर एक बार इंडस्ट्रीज बन गई, हर बार उसको रिन्यूअल करवाने के लिए जिस उद्योगपति को रिन्यूअल करवाना होता है 6 महीने तक वो परेशान होता है। भले ही आप कहते हैं कि ऑनलाइन हो गया,
परंतु उसको जितनी पीड़ा सहन करना पड़ती है वो बहुत ट्रिमेंडस होती है। और मुझे लगता है कि ये शायद ये विंडोज भी हैं जो ब्यूरोक्रेट्स अपना माथा घुसा सकते हैं। वो सीधा सा तरीका, उसका कारण यही है। अगर आप इसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश, मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि सबसे अच्छा राज्य है। यहाँ का वर्कर बहुत समझदार है, यहाँ का वर्कर बहुत सस्ता है बजाय दूसरे राज्यों के, और शांत है। तो और इसके कारण सड़कें अच्छी हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है। थोड़ी सी इस और देखने की ज़रूरत है। तो हम निश्चित तौर पे, मैं आपको जो दरियानी जी ने कहा कि जैसे इंदौर प्रदेश में जो है भारत में सबसे स्वच्छ देश शहर के नाम से पहले नंबर पे आया है, हमारा इंदौर में जो है इंडस्ट्रीज में पहले नंबर पे आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा आपका ध्यान इस और देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ये हमारी पैनल थी जिसमें हमने मध्य प्रदेश में जो सरकार नई आई है वो किस तरीके से इंडस्ट्री विकास के लिए काम कर सकती है। तो एक अलग अलग व्यू और बहुत अलग अलग तरीके की व्यवहारिक समस्याएं जो सामने आई हैं, जैसा कि श्री आलोक दवे जी का कहना है कि सरकार सिर्फ बदलने के नाम पर सब कुछ ना बदल दे। जो एग्जिस्ट करती हैं, जो चीज़ें व्यवहारिक हैं, जो नियम हैं या जिस तरह के भी जो संस्थान हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। राहुल जैन साहब का ये कहना है कि जो भी आपके पास है ऑलरेडी उससे आप शुरू कर सकते हैं। यानी कि हम कोई दूसरी चीज़ों में, दूसरे क्षेत्र में जाने की बजाय अगर फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स हमारे यहाँ ज़्यादा लग सकती हैं, जो भी जिनका माल और जिसकी स्किल हमारे पास उपलब्ध है, वहाँ से सरकार को शुरुआत करनी चाहिए। और इसी तरीके से दीपक जी का एक बहुत बढ़िया सुझाव निकल के आया कि ना सिर्फ एजुकेशन में ये शुरुआत से हम इस तरह का कुछ प्रावधान करें कि बच्चे जिसमें रुचि रखते हैं उस तरह की स्किल में वो आगे बढ़ सकें। और एक और उन्होंने एक बात बोली कि हर जगह गवर्नमेंट लाइव नहीं हो सकती है, वो खुद प्रोडक्शन नहीं कर सकती है, ना ही खुद प्रशिक्षण के लिए जगह जगह कोई चीज़ अवेलेबल करा सकती है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि गवर्नमेंट चाहे तो इंडस्ट्रियलिस्ट की एक ऐसी पैनल बनाए और वो उनको ही सपोर्ट करे, उसके एवज में कोई सब्सिडी दे और कोई व्यवस्था उनके लिए करे और वो खुद स्किल डेवलपमेंट के लिए अपने इंस्टीट्यूशन शुरू करें। ये प्रारंभिक चर्चा है। आइए देखते हैं, शुरुआत हुई है नई सरकार की, नए कदमों की, कहाँ तक ये इंडस्ट्री को लेकर के सीरियस हो पाएंगे, किस तरीके से सत्ता आगे चल कर के सरकार मध्य प्रदेश में एक अच्छा माहौल, एक इकोसिस्टम इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए दे सकेगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू।